एसएससी, डिफेंस, स्टेट लेवल के एग्जाम्स या किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन में मदद करेगी। हमारी इस किताब में आप सभी बच्चों को मिलता है QR कोड की फैसिलिटी, एक ऐसी फैसिलिटी जिसके अंदर वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं और वोकैबुलरी को याद करने के हर एक तरीके को बड़े सरल तरीके से समझाया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही अपनी इस किताब को अपने सिलेक्शन के लिए चुनें और अपनी मेहनत को सफल बनाएं। सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? हालचाल कैसे हैं आप सभी का? कैसे हैं आप सभी? आप सभी के हालचाल कैसे हैं? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि तैयारी करते रहेंगे तब भी तैयारी अधूरी रहती है कि नहीं? तैयारी करते रहेंगे फिर भी तैयारी अधूरी रहती है और तैयारी का ये सफर कुछ ऐसा है कि ये आधा अधूरा ही रह जाता है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी एक डॉक्टर होता है, जैसे कोई भी एक डॉक्टर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक डॉक्टर को प्रैक्टिशनर कहा जाता है, एक एडवोकेट को प्रैक्टिशनर कहा जाता है। वो एक बार अपनी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आजीवन वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक इसी तरीके से जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बेहद ज्यादा जरूरी है। जब तक आप लोग इस बात को समझेंगे तब तक ही आप लोग सफल बन सकते हैं। यानी कि खूब सारी रिवीजन की आप लोगों को जरूरत है। ठीक है ना? अरे बोलो हाँ, ठीक है। खूब सारी रिवीजन की जरूरत है और जब तक रिवीजन नहीं, जब तक लगातार मेहनत नहीं, जब तक खूब सारी प्रैक्टिस नहीं, तब तक कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है? तो सारे बच्चे एक बार फटाफट से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। एक बार सारे बच्चे फटाफट से आकर जरा ऊंची आवाज में एक ओंकार कह दें, फिर हम बात शुरू करेंगे आपकी ये बोनांजा क्लासेस जो स्पेशल है, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, जिन बच्चों को अपने आप का एक बहुत अच्छा मेरिट, एक बहुत अच्छा रैंक निकालना है। आ जाओ मेरे दोस्तों, फटाफट से। सभी की नमस्कार हो गई है, सभी का स्वागत हो चुका है दिल से, आनंद से और जुबा केसरी से। चलिए एक ओंकार कह दीजिए, फिर प्यारी प्यारी बात शुरू करते हैं। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। मैंने बहुत ध्यान से सोचा और मैंने ये महसूस किया कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कुछ तो किया जाना चाहिए। इतने अच्छे बच्चे जो हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इनके लिए कुछ तो अच्छा करना चाहिए। तो इस अच्छे में हम लोगों ने सोचा आपकी जो सबसे कमजोर कड़ी है, ठीक है, आपकी जो सबसे कमजोर कड़ी है ना, वो सबसे कमजोर कड़ी है कौन सी? अब सारे के सारे ऐसे मुस्कुराते हुए दिखाई देने चाहिए क्योंकि आप मेरे अब स्पेशल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना मेरे बच्चों? हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो सबसे मुश्किल दायरा है ना, वो सबसे मुश्किल दायरा है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है ना जी? जो सबसे मुश्किल दायरा है बच्चों का वो है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है ना जी? जब इस कॉम्प्रीहेंशन की हम बात करते हैं, है ना बेटे, जब हम इस कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं तो ये कॉम्प्रीहेंशन एग्जामिनेशन आप लोगों से 3 अलग अलग हिस्सों में बांटकर पूछ लेता है। ठीक है जी? और एक हुआ जिसमें हम लोग की अगर बात करें तो रीडिंग पैसेज, दूसरी बात अगर हम कहें तो दूसरी बात आती है क्लोज टेस्ट, और तीसरी बात अगर हम कहें तो वो तीसरी बात आती है पैरा जम्बल्ड। ठीक है जी? और अब इन तीनों की तीनों बातचीत को यूं तो आप लोगों के वीओडी सेक्शन में, मेरे बच्चों, यूं तो आप लोगों के वीओडी सेक्शन में कराया गया है।
ठीक है, आप उन्हें देख भी सकते हैं और उनसे आप फायदा भी उठा सकते हैं। ठीक है जी, और आपकी क्लासेस में वैसे भी कराया जाता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को अब यहाँ सीखने को जो मिलेगा वो सीखने को मिलेगा जो हमारे लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं CGL के, जो हमारे लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुए हैं CGL के, हम उन एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, इससे हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है ना, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमारा लेवल कहाँ है, हम किस लेवल तक अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ठीक है सर, सर हर्ष को क्लास से हटा देना, ठीक है ना। कोई ना कोई एक दो हटना चाहिए, तभी ये लोग सुधर जाते हैं। ठीक है ना, मैं इतना इंपॉर्टेंट एरिया कह रहा हूं, ये कह रहे जी वोकैबुलरी कब चलेगा, मतलब जो पढ़ा रहे उसका कोई इज्जत नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है उसके कोई इज्जत नहीं है। इनको उस चीज की इज्जत है जो भाई बाद में कभी भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन नहीं, ये अलग, ये दिमाग से बीमार लोग हैं। हर्ष को हटा दीजिएगा सर, बाय हर्ष। तो बच्चों ये जो 3 एरियाज हैं हमारे, ये हमारे एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी चिंता है। और चाहे आप प्रीलिम्स की बात कर लो, ठीक है जी, चाहे आप मेंस की बात कर लो, ये दोनों के दोनों एरियाज में आपके लिए एक अद्भुत पहेली की तरह से काम करती है। ठीक है जी, तो तैयार है आज इस प्यारे से सफर को शुरू करने के लिए? बताओ फटाफट से। ठीक है, तैयार है? चलिए दोस्तों, आओ इस कहानी को, सफर को बड़े अच्छे से सीखने समझने की बात करो। ठीक है जी, आओ प्यारी प्यारी बातों को समझना समझाना शुरू करते हैं, आजो फटाफट से। ठीक है भाई, देखो बच्चों, आज हम लोग लेकर चलेंगे सबसे पहले इस दायरे को। ठीक है, आज हम लोग लेकर चलेंगे सबसे पहले इस दायरे को, और ये है हमारा कॉम्प्रीहेंशन का सबसे पहला दायरा, जिसमें हम क्लोज टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है जी, फाइन डियर एवरीवन, हम इसे सबसे पहले आज समझने का काम करेंगे, क्लोज टेस्ट वाले दायरे को, और क्लोज टेस्ट को सोल्व कैसे करना है। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को क्लोज टेस्ट सोल्व करने का तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस भी करूंगा, और जब आपको मैं ये प्रैक्टिस कराऊंगा, तरीका सिखाऊंगा, तो उम्मीद करता हूं आप एक बहुत अच्छे तरीके से उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, और उस चीज की प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने आप में इंप्रूवमेंट लाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? सोचने की बात यह है बच्चों, मैं आपके सामने क्लोज टेस्ट 1 करूं, 10 करूं, चाहे 100 करूं, चाहे 1000 करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जब तक आप सीखने के लिए अपने मन से तैयार नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब से आप अपने मन से तैयार नहीं है, तो क्लासेस की संख्या या क्लोज टेस्ट की संख्या का कोई मायने नहीं है। सीखने वाला बच्चा एक क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखेगा। ठीक है, सीखने वाला बच्चा एक क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखेगा, और ना सीखने वाले को चाहे 50 क्लासेस पढ़ा दो, फिर भी कहेगा बस सर खत्म हो गया क्या, और नहीं पढ़ाइएगा, तो भैया उनका तो इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि वो दिमाग से बीमार हैं, है ना, उनका तो कोई इलाज नहीं होता। तो बच्चों, खेल संख्या का नहीं है, खेल सीखने का है। मैं आप लोगों को उंगली पकड़कर चलना सिखाऊंगा, और फिर आपको खुला छोड़ दिया जाएगा कि आप कितना दौड़ सकते हैं, आप कितना क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, करके देखिए। ठीक है बच्चों, तो तैयार है भाई कहानी को समझने के लिए भाई? ठीक है, तो पहले हम क्लोज टेस्ट की कुछ ट्रिक्स आपके साथ मिलकर समझेंगे, और उसके बाद चीजों को समझने का काम करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले एक छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं, और ये है हाउ टू सोल्व अ क्लोज टेस्ट। ठीक है, पहले कुछ ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लोज टेस्ट को कैसे सोल्व किया जाता है, और क्लोज टेस्ट को सोल्व करने के लिए क्या क्या चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, आओ मेहनत करनी शुरू करते हैं। ठीक है जी, क्लोज टेस्ट जब भी हमारे एग्जाम में दिया जाता है, पहले एक बार उसकी शक्ल देख लो। ठीक है, पहले एक बार उसकी शक्ल देख लो, फिर उसके बाद हम काम करेंगे। देखो जो हमारे सामने कोई भी क्लोज टेस्ट की शक्ल अगर हम देखें, तो ये जो लाइन मैं यहां मार रहा हूं, ये आशिकी वाली लाइन नहीं है, क्योंकि आशिकी बाजी है ताश की। ठीक है भाई, हमारे सामने जो भी ये क्लोज टेस्ट दिया जाता है ना बेटा, वो क्लोज टेस्ट इस तरीके से दिया जाता है। ये लाइंस का मतलब है ये सेंटेंसेस हैं। ठीक है बेटे, ये लाइंस का मतलब है ये सेंटेंसेस हैं हमारे सामने। ठीक है, और जब ये सेंटेंसेस हमारे सामने दिए जाते हैं, जब ये सेंटेंसेस हमारे सामने दिए जाते हैं, तो इनके बीच, ठीक है जी, इनके बीच जानबूझकर शब्दों को हटा दिया जाता है। मैंने क्या कहा? जानबूझकर इनके बीच के शब्दों को हटा दिया जाता है, और इन शब्दों की एक लिस्ट बना दी जाती है इस तरीके से।
ठीक है बेटा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लो। इस तरीके से हमारे सामने क्वेश्चंस की ना लिस्ट बना दी जाती है, और इस लिस्ट को किस तरीके से दिया जाता है कि पहले ऑप्शन के 4 चॉइसेस दे दिए गए, दूसरे ऑप्शन के फिर 4 चॉइस दिए गए, तीसरे ऑप्शन के फिर 4 चॉइस दे दिए, चौथे ऑप्शन के फिर 4 चॉइस और पांचवें ऑप्शन के फिर 4 चॉइस। ठीक है जी, यही जो क्वेश्चन है बैंकिंग के एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, आपके सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो सभी पेपर में दिया जाता है। और ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डराता है। पता है क्यों? ये हमारे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा इसलिए डराता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा तुक्के लगाने पड़ते हैं। बोलो हाँ। हम पता है क्या करते हैं? हम करते हैं ऐसा, हमारे सामने पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, हमने पहले इसको यहां फिट करके देखा, क्या जच नहीं रहा, फिर दूसरे ऑप्शन को यहां जचा, थोड़ा सा जच रहा है, तीसरा हमने जचा हुआ, साला ये तो हमको कतई सुंदर नहीं लग रहा, चौथा ऑप्शन फिर आप कहते हैं ये सुना सुना लगता है, चलो जेई लगा के देख लेते हैं, है कि नहीं? फिर हमारा दिमाग ऐसे चलता है, हम सोचते हैं जेई लगा के देख लेते हैं। तो भैया ये है हमारा वो क्वेश्चन जो हम सबसे ज्यादा तुक्का लगाते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जरा मुझे बताओ भाई। सबसे ज्यादा हम इस क्वेश्चन में तुक्का लगाते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि भाई साहब हम योयो हो गए हैं। बेटे योयो नहीं, तुम नोनो हो गए होगे, ठीक है ना? हाँ, तुम्हें गोलू काट लेगा गगन प्रताप सरकार। ठीक है भाई, बात ये समझ में आई? तुक्केबाजी की वजह से ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बोलो हाँ। तुक्केबाजी की वजह से हमारे साथ सबसे ज्यादा खेल करता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए उठाया इस क्वेश्चन को, और इस पीडीएफ को, कंप्लीट पीडीएफ को आप लोगों के नोट्स वाले सेक्शन में मैं आज शाम तक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बेटा, आज शाम तक ये प्रोवाइड आपको करवा दी जाएगी। ठीक रहेगा? ठीक है, आज शाम तक आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हो सकता है प्रोवाइड करवा दी भी गई हो। ठीक है, तो भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। फाइन। तो क्योंकि अब टेंशन ये क्वेश्चन हमसे लेगा, ये क्वेश्चन हमसे डरेगा, हमसे डरने के लिए थोड़ी आए हैं। ई ससुर हमसे डरेगा, मारेंगे मुक्का। ठीक है जी, आओ भाई थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करते। देखो बेटा, हमारे सामने क्या लिखा है, हाउ टू सोल्व अ क्लोज टेस्ट। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि गुरुजी ये जो क्लोज टेस्ट है, इस क्लोज की स्पेलिंग हमको वो नहीं लग रही है जो हम किसी के क्लोज होते हैं, है कि नहीं भाई? हाँ है ना? तो हम लोगों को क्या हुआ, हम लोगों को ये समझ में आ रहा है जी हमारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, चलो क्लोज की स्पेलिंग वो तो कुछ और होती है, ये क्लोज होना कुछ और है। ये क्लोज वो क्लोज नहीं है कि पास आए, ना ना ना, वो नहीं है। क्लोज की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लोज हमारे पास कौन है भाई? ये क्लोज है सिस्टमैटिकली। ध्यान से समझने की कोशिश करना। असिस्टमैटिकली रिमूव्ड वर्ड फ्रॉम अ पैसेज। बेटे बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? आप इस बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है जी? ध्यान से समझना। साहिल को हटा दीजिएगा सर। हाँ, ये फर्जी बात करने वाले लोगों का कोई पढ़ने से लेना देना नहीं होता, चाहे इनके लिए भगवान भोलेनाथ आ जाए, इनको फिर भी अपने राग गाने। कह रहा है जी वैलिडिटी कब तक होती है बताओ? इस ससुरे को पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, वैलिडिटी काउंट कर रहा है? चलो इसको हम एक काम करते हैं, हाँ इसको अगला जन्म नेवला बना देते हैं। ठीक है, ससुरा सांप के साथ लड़ता रहेगा, इधर बेहोशी नहीं फैलाएगा। ठीक है भाई, आओ मजा लेते हैं बात का। देखो भाई ध्यान से क्या लिख दिया है हमने, बेटे कोई भी इरिलेवेंट कमेंट करे, हाँ उसको जरा फिनाइल वाला पकोड़ा खिला दो। ठीक, हाँ देखो भाई ध्यान से समझना। अ सिस्टमैटिकली रिमूव्ड वर्ड फ्रॉम अ पैसेज, किसी भी पैसेज से जब हम किसी भी शब्द को हटाते हैं, और किस तरह से हटाते हैं? आपने कहा जी सिस्टमैटिकली। दिमाग में क्या आया? सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली का मतलब क्या हुआ? किसी ना किसी सिस्टम की वजह से, मेरे बच्चों किसी ना किसी सिस्टम की वजह से हम उस शब्द को वहां से हटाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? थैंक यू रोहित बेटा। हम किसी सिस्टम की वजह से किसी भी पैसेज में से किसी शब्द को हटाते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी ये सिस्टम क्या होता है, जे हमको बता दो। मेरे बच्चों ये जो सिस्टम है वो 2 बातों पर टिका हुआ है।
ठीक है ना जी। ये जो सिस्टम है ना, ये दो बातों पर टिका हुआ है। अब ये दो बातें कौन सी हो सकती हैं, ध्यान से समझना। एक बात तो होगी भाई ग्रामर के आधार पर। किसके आधार पर होगी बेटा? ग्रामर के आधार पर, ठीक है। और दूसरा जो सिस्टम है भाई, वो कौन सा हो गया भाई? वो है वोकैबुलरी, ठीक है। ये हरियाणा वाले बहुत बोलते हैं भाई सिस्टम पढ़ देंगे, भाई वो नहीं है सिस्टम। ये सिस्टम दो चीजों पर टिका हुआ है, एक वोकैबुलरी पर और एक किस पर टिका हुआ है, बताओ जरा। एक वोकैबुलरी पर और एक ग्रामर पर। इन दोनों को हमें समझना है, ठीक है। इन दोनों को हमें समझना है, ठीक है। अब बात कुछ ऐसी हो गई दोस्तों, ये दोनों के दोनों हमारे वो सिस्टम्स हैं जिनको इन फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोगों को लिख कर दिया जाता है, ठीक है बेटा। ठीक है भाई, हम लोगों को यही फिल इन द ब्लैंक्स या तो ग्रामर के आधार पर दिए जाते हैं या फिर वोकैबुलरी के आधार पर दिए जाते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी गलती पता है क्या है मेरे बच्चों? सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? सबसे बड़ी गलती यह है कि बच्चों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम लोगों ने जो पैसेज पढ़ना शुरू किया, हम लोगों ने यहां से जब पैसेज को पढ़ना शुरू किया तो हम जो है पढ़ते 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 पहले पहुंचे पहले ऑप्शन पे। हमने पहले ऑप्शन का कोई भी आंसर मार्क किया, फिर हम जो है आगे पढ़ रहे हैं और जो है हम पढ़ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, पढ़ रहे हैं, दूसरे ऑप्शन पे पहुंचे, दूसरे का आंसर लगा दिया। आगे हम पढ़ रहे हैं, तीसरे ऑप्शन पर हम पहुंचे, तीसरे का एक काम करते हैं, हम सी ऑप्शन लगा देते हैं क्योंकि सी चंपा हमें बहुत प्यारी लगती है। आगे हम पढ़ रहे हैं चौथे ऑप्शन के लिए, ए अलका भी हमें ससुर बहुत प्यारी लगती। ये बर्बादी का निशानी है, ठीक है। ये बर्बादी की निशानी है। अगर आप अपने सारे आंसर्स को ये सोच रहे हैं कि सारे आंसर सीक्वेंस में ही लगाने हैं तो ये अप्रोच गलत है, ठीक है। ये अप्रोच गलत है मेरे बच्चों। इस तरीके की कोई अप्रोच तुक्केबाजी को ही जन्म देती है। आप अपने सारे के सारे ऑप्शंस को जब भी फिल करें, आप जब सारे के सारे ऑप्शंस को फिल करें तो सबसे पहले उस ऑप्शन को फिल करें, सबसे पहले उस ऑप्शन को फिल करें जो ऑप्शन आप श्योर हो। मेरी बात समझना। आपके सामने 5 क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, अगर मान लो आप थर्ड ऑप्शन में सबसे ज्यादा श्योर हैं तो पहले थर्ड को फिल करें। थर्ड को फिल करने से सहायता क्या मिलती है? सेकंड को भी फिल किया जा सकता है और फोर्थ को भी फिल किया जा सकता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अरे बोलो हाँ, बात समझ रहे हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है। कई बच्चों के अंदर ये गलत फहमी होती है, वो सोचते हैं अपने सारे आंसर सीक्वेंस में भर दो और कहानी खत्म, उसके बाद बोलो तारा रारा। ना 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 ना, तो तुसी दलेर मेहंदी थोड़ी ना हो जो तुसी तारा रारा करोगे हैं। वो लोग की कहण छुई मुई है, ऐसा गलत है वीरे। तुसी करना की होता है जी, जिस ऑप्शन पर आप श्योर हैं पहले उसको फिल करें और उसी के नजदीक ऑप्शन पर मार्क करें, ठीक है बेटा? है ना? बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए, ये बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया है। तो अब हम इस सिस्टम को आपके साथ मिलकर सोल्व करने का काम करेंगे कि किस तरीके से इस सिस्टम पर हमें काम करना चाहिए, ठीक है जी। सिस्टम पर काम करना है तो इस सिस्टम के लिए हम लोगों को फॉलो करना होगा एक प्यारा सा प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले हम करते हैं क्या चीज? रीड द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। रीड द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। हम पढ़ते हैं सबसे पहले ऑप्शंस को। क्या करते हैं मेरे बच्चों? साथ साथ एक पेन पेपर ले लीजिए, ठीक है जी। साथ साथ एक पेन पेपर लिख लीजिए बेटा और साथ साथ लिखने का काम कर लीजिए। फाइन। सबसे पहले आप क्या करेंगे? यू विल रीड द गिवन ऑप्शंस, और इन ऑप्शंस को जैसे ही आपने पढ़ लिया तो इन ऑप्शंस को फिर 2 हिस्सों में बांट दिया करेंगे। फटाफट से कीजिए। ग्रामर की कहानी किस में लिखी है और वोकैबुलरी की जो कहानी है वो किस में लिखी है? भाई यही तो करोगे? अरे बोलो हाँ, ठीक है भाई। फाइन। तो प्रोसेस को ध्यान से समझना है कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ऑप्शंस को पढ़ो। ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनेशन परेशान किस चीज पे करेगा। कौन कौन से ऑप्शन में ग्रामर की जानकारी ली गई है, कौन कौन से ऑप्शन में वोकैबुलरी की जानकारी ली गई है, ठीक है भाई। पहले इसी को हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब जब आप लोग ग्रामर वाले ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं तो ग्रामर वाले ऑप्शंस में किस किस चीज का हमें ध्यान रखना है? हमें सबसे पहले ध्यान रखना है भाई टेंस का। किस किस का ध्यान रखना है? टेंस का। टेंस को लेकर आपको फंसाया जाता है,
ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? टेंस को लेकर आपको परेशान कराया जा रहा है, ठीक है? हाँ विष्णु भाई, सीजीएल वाले क्वेश्चन ही करा रहा हूं, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, टेंस को ध्यान रखना है। एक आपके लिए उलझन दे दी जाती है प्रेपोजिशन से रिलेटेड। ऑप्शंस में क्या कंफ्यूजन मिलती है? प्रेपोजिशन से रिलेटेड। एक आप लोगों को कंफ्यूजन दे दी जाती है भाई आर्टिकल्स को लेकर, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, फाइन। और कुछ एक कंफ्यूजन आप लोगों को दे दी जाती है एडजेक्टिव्स की, या फिर अगर हम कहें तो एडवर्ब्स की, ठीक है जी? एडजेक्टिव्स की या एडवर्ब्स की। तो ग्रामर को लेकर अगर हम बात करें तो ये 5 छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप लोगों को परेशान किया जाता है। रोहित बेटा, मैं जब क्लास में पढ़ा रहा हूं तो आप अपनी बातें छोड़ो, मेरी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है रोहित बेटा? मैंने बातों के लिए ये सेक्शन नहीं किया है आपका बेटा, मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए ये सेक्शन शुरू किया है। तो आपको अगर लगता है कि आपकी बातें बहुत जरूरी हैं तो एक काम करो बेटे, मेरे घर आ जाओ, सारी रात बात करेंगे, ठीक है ना? लेकिन मैं इन सेशंस में पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है भाई? तो ग्रामर वाले ऑप्शंस को एक तरफ हमने किया, ठीक है जी? फिर एक दूसरा ऑप्शन आता है और वो ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा भाई? वोकैबुलरी। यहां से हमारी उलझन आती है, क्योंकि ग्रामर को तो अपन जचा देते हैं, ग्रामर तो खूब पढ़ते हैं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? ठीक है जी, फाइन। कितनी भी दिक्कत कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब वोकैबुलरी से क्या क्या होता है ध्यान से समझना भाई। वोकैबुलरी में सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलते हैं क्या चीज? होमोफोन्स। चलो सारे बच्चे एक बार मुझे बताओ होमोफोन्स क्या होते हैं? बताओ बेटा, होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स को अगर हम याद करें तो होमोफोन्स होते क्या हैं? होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब साउंड, यानी कि ऐसे शब्द जिनकी साउंड एक जैसी होती है, ठीक है ना? हमें सबसे पहले इन्हीं की कंफ्यूजन पेपर वाला दे देता है। मेरी बात समझ रहे? मेरी बात समझ रहे? चलिए मैं अगर आपके सामने दो ऑप्शंस रख देता हूं, चलो दो ऑप्शंस रख देता हूं, मैंने आपके सामने चॉइस रखी, एक लिखा इफेक्ट, एक मैंने आपके सामने चॉइस रखी अफेक्ट, तीसरी चॉइस मैंने आपके सामने लिखा तीसरी चॉइस मैंने आपके सामने लिखी रिफ्लेक्ट, और चौथी चीज मैंने आपके सामने लिख दी डिफेक्ट। चलो इन्हीं चार ऑप्शन से खेल खेलेंगे, ठीक है जी? अब अगर हम समझने का काम करें बच्चों, अगर हम समझने का काम करें तो हमारे सामने ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं, किसी भी क्लोज टेस्ट में चार ऑप्शन दिए जाएंगे किसी भी एक शब्द को सिस्टमैटिक हटाकर। तो आपके सामने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो प्रायोरिटी हम किसे दें? जिनकी साउंड सिमिलर है, यानी कि इन दोनों की साउंड जो है वो सिमिलर है। बोलो हाँ, ठीक है? जो सिमिलर साउंड वाले शब्द हैं उनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इन्हीं के बेस पर आपका आंसर बनता है, ठीक है ना? यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से अगर इन दोनों की सिमिलर साउंड है तो मुझे यकीन है कि इनमें से ही कोई एक आंसर हमारा निकल कर आना है। फाइन, ठीक है बच्चों? इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं, इसी चीज को दूसरे तरीके से हम समझ लेते हैं और इसे हम कहते हैं वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज अस। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज अस, ऐसे शब्दों की जानकारी हमें चाहिए जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों शब्द हमें कंफ्यूज अब भी कर रहे हैं। इफेक्ट और अफेक्ट में क्या फर्क होता है? अरे बोलो हाँ। इफेक्ट और अफेक्ट में क्या फर्क होता है ना? इन दोनों का फर्क आप लोगों को परेशान करेगा मेरे बच्चों। इसी के लिए एक और सिस्टम हमें पूछना है, इसी के लिए एक और सिस्टम हमें पूछना है। देखो बेटा, इस चीज को मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं लेकिन अपने नोट्स साथ साथ लिखते चले जाना, ठीक है ना? इसी चीज को एक और तरीके से हम लोग देखने का काम करते हैं तो इसी के बीच एक और कंफ्यूजन सामने आती है, और वो कंफ्यूजन है जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी। जिसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी। चलो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, मैंने एक शब्द लिखा, आप इसका अर्थ मुझे बताएं, आप इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने आपसे पूछा आप इस लिखे हुए शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, जरा बताओ। शाबाश त्रिशा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, कोशिश करो बताने की। वेरी गुड,
शाबाश। तो आपने इस शब्द के दो अर्थ बताए। कुछ बच्चे इसका अर्थ बता रहे हैं हिंदी में देखना, ठीक है जी, और कुछ बच्चे इसका हिंदी बता रहे हैं घड़ी, यही बता रहे हैं। अब घड़ी को अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग हम कहें तो घड़ी अपने आप में है एक नाउन और देखना अपने आप में है एक वर्ब। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो क्या चीज का डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया कि शब्दों के अंदर एक डिफरेंस होता है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी देता है। अब अगर मैं इसे होमोफोन कहता हूं तो दोनों की साउंड सिमिलर है, इन दोनों का फर्क मुझे पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग भी ये फर्क बताया जा सकता है। इफेक्ट अपने आप में नाउन है, अफेक्ट अपने आप में एक वर्ब है। बेटे बात समझ में आ गई? है ना? यानी कि इसका मतलब हो गया जब भी कोई शब्द हमारे सामने आए तो हम उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने की क्षमता रखें, ये हमें डेवलप करना होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ वोकैबुलरी को एक और कैटेगरीज में हम बांट लेते हैं और वो कैटेगरीज है कि लिखा हुआ शब्द अपने आप में कौन सा मीनिंग कन्वे कर रहा है, पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस। मैंने क्या कहा? पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस। ठीक, अब ये देखो ध्यान से, हमारे सामने ये चार शब्द लिखे हैं भाई। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं। हमारे सामने चार शब्द लिखे हैं। इन चारों शब्दों को क्या आप कैटेगराइज करके बता सकते हैं इनमें से कौन सा शब्द पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है और कौन सा शब्द नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है? एक बार बताओ जरा, बताओ बेटा। बताओ भाई। शाबाश सिंटू। वेरी नाइस। तो आपने इन चारों शब्दों को ध्यान से समझने का काम किया। तो ये जो डिफेक्ट है ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है ना? रिफ्लेक्ट होता है प्रतिबिंब बनाना, ठीक है जी, ये अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है भाई, है ना? अगर हमारे सामने कोई अच्छी चीज है तो हम उसका रिफ्लेक्शन अच्छा दे सकते हैं, कोई चीज बुरी हो रही है तो उसका रिफ्लेक्शन बुरा हो सकता है। दोनों अच्छा या बुरा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? इफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में पॉजिटिव मीनिंग को कन्वे करता है, ठीक है, और अफेक्ट की अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो यानी कि लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों को सेंटेंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग को समझकर अपने आंसर को चुनना है। यहां तक समझ में आ गई भाई? फाइन। फिर एक और हम कैटेगरी समझने की कोशिश करते हैं और वो है क्या चीज? कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, ठीक है जी। अब आप कहोगे अच्छा चलो मेरे को एक बात बताओ, चलो सारे बच्चे, कॉन्टेक्स्ट हम किसे कहते हैं? बताओ ध्यान से। ये हरामी है भाई, एक नंबर के। पढ़ाया क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, उससे मतलब नहीं, पूछ रहा सीपीयू की वैकेंसी कब आ रही है। बर्बाद है बेटे, बर्बाद है। पहले दिन से ही चीज कहता हूं बेटा, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा हो तो आप पढ़ाई पर ध्यान दो। टीचर है, कोई डाकिया थोड़ी है कि तुम्हारे को हर जगह इंफॉर्मेशन देता बांटे। तुम्हें बातें करने के लिए क्लास चाहिए तो एक काम करते हैं, एक दिन सिर्फ बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं। बेवकूफ। हाँ भाई, शाबाश। तो अगर कॉन्टेक्स्ट की हम बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है मीनिंग। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ पैसेज के मीनिंग के अकॉर्डिंग चुने जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसेज के मीनिंग के अकॉर्डिंग चुने जाते हैं, यानी कि पैसेज के मीनिंग के अलावा उसका कोई अर्थ नहीं। प्रसंग, सार, विषय की जानकारी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। तो हमें यह समझ में आया कि वोकैबुलरी की उलझन को देखने के लिए हम लोगों ने 5 प्यारे प्यारे तरीके बना दिए, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले क्या किया भाई? हमने सबसे पहले ऑप्शंस को पढ़ने का काम किया, ऑप्शंस को कैटेगरीज में बांट दिया, ग्रामर और वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी को लेकर हम इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, फाइन। अब इसके बाद एक दूसरा कदम हमें उठाना है
क्लोज टेस्ट में स्पेलिंग टेस्ट नहीं पूछा जाता बेटा, कॉमन सेंस लगाया करो, ठीक है जी। हमारे सामने एक दूसरी चीज हमें, यानी कि सबसे पहले हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं, ऑप्शंस की कैटेगरीज बांटते हैं, फिर हम पढ़ते हैं क्या चीज, रीड द गिवन। ये प्रोसेस का दूसरा स्टेप है, रीड द गिवन पैसेज। हमारे सामने जो भी ये पैसेज लिखा हुआ है, इस पैसेज को हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। हमारे सामने जो भी पैसेज लिखा हुआ है बेटे, हम इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और इस पैसेज को पढ़ते हैं किस लिए, है जी, हम इस पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं एंड ग्रेस्प, ग्रेस्प का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, ग्रहण करना, ग्रेस्प द थीम। चलो बच्चों, अब मुझे बताओ जरा थीम क्या होती है। बताओ थीम क्या होती है, बताओ जरा। जब भी हम किसी भी लिखे हुए पैसेज को पूरे पढ़ते हैं, तो पैसेज को पढ़कर उसकी थीम हमें एब्जॉर्ब करनी है। थीम हम कहते हैं किस चीज को बेटे, सेंट्रल आइडिया, यानी कि मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु, या जिसके आधार पर पैसेज को बनाया गया है, ठीक है, जिसके आधार पर पैसेज को बनाया गया है, ठीक है। हमें उस चीज को समझना है। फिर इसके ठीक बाद हम क्या करते हैं, ठीक है ना, चूज द options from the choices। जो भी हमें चॉइसेस दी जाती है उनमें से हम ऑप्शंस का चुनाव करते हैं, ठीक है ना जी। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, रीचेक, पूरे के पूरे आंसर्स को, रीचेक द आंसर्स, ठीक है जी। पूरे के पूरे आंसर्स को हम रीचेक करते हैं, ठीक है बेटे, क्लियर है। तो इन छोटी छोटी चार बातों के आधार पर हम क्लोज टेस्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है ना जी। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनकी ट्रिक्स हम लोग आपके साथ मिलकर ही बनाएंगे। वो ट्रिक्स क्या है, उसके लिए जरूरी है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी, ठीक है। तो आइए दोस्तों, सफर शुरू करते हैं। मैं आप सभी के साथ मिलकर शुरू करना चाहूंगा इस प्यार भरे सफर को, और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंडीशन एक है मेरे बच्चों, कंडीशन एक है बस, कि आप इस क्लास के अंदर हर चीज को ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, अच्छे से ऑब्जर्व करें, तभी फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। एक बालक कह रहा है जी इतना टाइम वहां नहीं मिलता। अरे उल्लू के दुम, एक बात बता मेरे भाई, एक बात बता, जब पहली बार साइकिल चलानी शुरू की थी, तब एक ही बार में तेरे को साइकिल चलानी आ गई थी? बता बता भाई, ध्यान से बता। कह रहे इतना टाइम वहां नहीं मिलता, बता। पहली बार जब जीवन में चलना शुरू किया था, तो चलने के वक्त आप हजारों बार गिरते थे, हजारों बार फूटते थे। कोई भी काम जब करना शुरू करोगे, तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आप धीरे 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 आप एक्सपर्ट बनोगे। ये लोग ऐसे बच्चे हैं, भगवान कसम मन ही नहीं करता इनके लिए कुछ करें। अरे भाई, जब मेहनत करनी शुरू करोगे तो समय बचाना अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। साइकिल चलानी सीखी थी तो शुरुआत में बड़ा मुश्किल होता था साइकिल चलाना, बैलेंस कैसे बनाए, ब्रेक कहां मारे, घंटी कहां बजाएं, होता था कि नहीं होता था, है ना। तो ये फर्जी बातें मत करो, ठीक है। सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आ जाओ, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और ये आपके रिसेंट एग्जामिनेशन से लिए गए हैं, ठीक है। आज अब थोड़ी सी मेहनत करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस को हम पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों, और हमारे सामने ये जो ऑप्शंस लिखे हैं इनको हम समझने का काम करते हैं। पॉपुलेशन सभी लोग जानते हैं भाई, क्योंकि इसी के लिए हम जी रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है भाई, पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए अब हम कहानी को समझते हैं। ये हो गया जी पॉपुलेशन। क्लैन, क्लैन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पीपल। ऐसे लोगों की बात हम करते हैं जो एक स्पेसिफिक ग्रुप को डिनोट करते हैं, ठीक है जी। जैसे किसी टीले में, किसी ग्रुप में, या फिर ऐसी जगह रहने वाले लोग जो अपनी खास पहचान बनाकर चलते हैं। नेटिव्स हम कहते हैं उन लोगों को जो कहीं के निवासी हैं, ठीक है जी, जिनके पास राष्ट्रीयता है, ठीक है। और इनहेबिटेंट्स का एक सिनोनिम भी लिख लीजिएगा, ड्वेलर्स। इनका मतलब होते हैं जो कहीं पर भी रहने वाले हैं, ठीक है जी।
नेटिव्स, मूल निवासी कहलाते हैं। ठीक है जी, फाइन। चलिए अगले ऑप्शन को पढ़ते हैं। लिखा है अनवारंटेड, इलीगल, इलेजिटिमेट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब बेटे देखो, इन सारे के सारे शब्दों में एक चीज समझनी है, किसी भी शब्द के साथ अन, इल, अन लिखा हुआ हो वो मीनिंग को नेगेटिव बनाते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये जो सारे के सारे शब्द हैं भाई, ये सारे के सारे शब्द अपने आप में क्या हैं? नेगेटिव हैं। ये सारे के सारे शब्द जो हैं अपने आप में नेगेटिव हैं। अनवारंटेड का मतलब होता है जिसे बुलाया ना जाता हो। ठीक है, कानूनी तौर पर जिसे बुलाया नहीं जाता। याद है ना पुरानी फिल्मों में, मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूं, तो सामने से विलन कहता था क्या तुम्हारे पास वारंट है? तो पुलिस वाला कहता था हाँ वारंट है। तो विलन कहता था जरा वारंट की स्पेलिंग सुनाना। अब वो पुलिस वाला कहता था अबे हम तो भैया यूपीएसआई में लगे हैं, पैसा दे के लगे हैं, स्पेलिंग नहीं आता है। तो कहता जा पहले स्पेलिंग सीख फिर अरेस्ट करने आई। है कि नहीं? याद रख लीजिएगा, मजाक कर रहा था। लीगल कानूनी हो गया, लेजिटिमेट यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कानून के आधार पर चलाई जाती है, कोई भी ऐसी चीज जो कानून के आधार पर चलाई जाती है। फिर आता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि जो असंवैधानिक है। ठीक है बेटा, अगले ऑप्शंस को समझते हैं। लिखा ट्रेसपास। वो बेटे याद आया है? याद आया आप लोगों ने एक फिल्म देखी थी गदर, हो मैं निकला गड्डी लेके, याद आया? याद आया भाई? अशरफ अली, अशरफ अली, याद आया भाई? है कि नहीं? याद आया होगा, मैं याद कराऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो भाई साहब हमें याद है वो तारा सिंह, है कि नहीं? वो कहता है कि तो अगर इस कागज पे साइन नहीं होगा तो क्या तारा, बहुत जोर से लग गया बैट, बहुत जोर से लग गया। तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? है ना, तारा पाकिस्तान जाएगा, बिना परमिशन जाएगा, वहां जाके शोर मचाएगा, गदर मचाएगा, छोड़ूंगा नहीं ना कसम। है कि नहीं? तो उसे हम ट्रेसपास कहते हैं, घुसपैठ करना। ये भी अपने आप में नेगेटिव है। कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है जब्त करना। ठीक है, याद है बुलडोजर बाबा? याद है बुलडोजर बाबा क्या करते हैं? बुलडोजर बाबा नहीं छोड़ते किसी को भी, है ना, उसकी संपत्ति को जब्त कर लेते हैं, कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। इसे कॉन्फिस्केशन कहा है। इंटरवेंशन, आपकी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपकी क्लास में कई सज्जन लोग हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं, पढ़ाया जा रहा है क्लोज टेस्ट, उनके दिमाग में चांद से एक मैसेज आता है, वोकैबुलरी कब होगा सर? ले भाई, गुरुजी का गोबर बना दिया। है कि नहीं? ये तिलिस्मी जो लोग हैं ना, ये इंटरवेंशन, बाधा उत्पन्न करते हैं। है कि नहीं? ये बाधा उत्पन्न करते हैं, ये साक्षात देवता हैं। ठीक है ना जी, ये गजब के खिलाड़ी है भाई साहब। पढ़ा क्या रहा है टीचर, कोनो मतलब नहीं है ससुर को, इनको कोनो मतलब नहीं, पढ़ा क्या जा रहा पता नहीं, एक चुलबुले हैं भाई, ऐसी ऐसी चीज लेकर आते हैं। है कि नहीं? खतरनाक लोग हैं। ठीक है, इन सबको गोलू से कटवाऊंगा, भिजवाता हूं आज गगन प्रताप सर के घर। एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है? एनक्रोचमेंट का मतलब बुलडोजर बाबा चलाते हैं, बुलडोजर कहां, जो लोग गैर कानूनी रूप से कहीं पर संपत्ति बना लेते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है, इंटरवीन से इंटरवेंशन बना है। शाबाश बेटे, बहुत अच्छे। अगला शब्द पढ़ते हैं वेयर एज। ठीक है ना, वेयर एज का मतलब क्या हुआ? की बजाय। ये बेसिकली बताने का काम करता है, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोध बताने का काम करता है। ठीक है बेटा, ये लिखा मोर ओवर, इसका मतलब होता है और। अब और का मतलब क्या होता है? एडिशन, यानी कि जब हम किसी चीज में कुछ इंफॉर्मेशन जोड़ने का काम करते हैं। ये मोर ओवर जो शब्द है ना, ये हमारे गांव देहात की औरतों का फेवरेट होता है। पता है कैसे फेवरेट होता है भाई साहब? ध्यान से समझना। 2.5 घंटे आपस में चुगली करने के बाद कहते हैं और क्या बताऊं बेबे, मैं तो कुछ बोलती नहीं। हे भगवान, 2.5 घंटे चुगली कर ली, तुम सुन रहे हो मेरी बात? 2.5 घंटे चुगली कर ली, उसके बाद कहते हैं बेबे मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ बोला ही नहीं जाता। ए भगवान, उठा ले मुझे, चुगली वाली आंटी मोर ओवर का यूज करती है। नेवरदीलेस का मतलब क्या होता है? नेवरदीलेस और हाउएवर दोनों बिल्कुल एक ही होते हैं। ठीक है ना जी, नेवरदीलेस और हाउएवर ये दोनों के दोनों विरोध बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं? विरोध बताने का काम करते हैं। अंडरस्टूड हो गया बेटा आपके लिए? ये अंडरस्टूड हो गया कि सी ऑप्शन ठीक है तो डी भी ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है भाई,
दोनों ऑप्शन एक साथ बताए ही नहीं जाने हैं, ठीक है जी, हाँ है ना। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आरुषि, ऐसे ऐसे खतरनाक औरतें आस पड़ोस में मिलती हैं। और मैं तुम्हें बताऊं आरुषि भाई, हमारे आस पड़ोस में तो ऐसे ऐसी आंटी हैं, उनका नाम आंटिया नहीं है, उनका नाम सीसीटीवी है, उनका नाम सीसीटीवी है। वो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन सारा दिन कैप्चर करती हैं, फिर दोपहर में जाके पार्क में बैठ के बताती है, ए बिमला तुझे की बताऊं, सुनीता की छोरी पप्पू के छोरे के साथ आय हाय 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 हाय। फिर देखो भाई फीलिंग खतरनाक हो जाए, सीसीटीवी है ससुर। हाँ नहीं तो ऐसी आंटियों को तो सुप्रीम कोर्ट में भेज देना चाहिए। कंड्यूसिव, क्या लिखा है बेटा, कंड्यूसिव। चलो बेटा, जिसको इसका मीनिंग पता है वो मीनिंग बताओ। कंड्यूसिव, देखता हूं अब कमेंट्स में क्या चल रहा है। कंड्यूसिव का मीनिंग क्या होता है, बताओ भाई। हंसते हुए पढ़ो, मस्ती के साथ पढ़ो, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कंड्यूसिव बिल्कुल अच्छा शब्द है, ठीक है। कंड्यूसिव का मतलब होता है कॉजेटिव, यानी कि जिसकी वजह से कुछ होता है, कंड्यूसिव कहलाता है, जिसकी वजह से कुछ होता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है ना, इसका एक और मीनिंग लिख लीजिएगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जिसकी वजह से लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है बेटा। यहां क्या लिखा हुआ है, हर्टफुल, आय हाय हाय, सब लोग जानते हैं हर्ट्स, हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना, दुखी होना, ठीक है ना। कभी आपने किसी को कहा है या किसी ने आपको कहा आपने मुझे हर्ट किया है, अबे ससुरी कोई किसी को हर्ट ना करता, सब अपनी फीलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगला शब्द देखो सर, डेट्रीमेंटल। डेट्रीम का मतलब हो गया जिसे आप फिक्स करते हैं, क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। चलो सारे बच्चे डिक्शनरी वर्ड बताओ फटाफट से, फिर डिस्टर्बिंग सभी को पता ही है। चलो बेटा, हो गई बात। अब आओ अपने पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। होमवर्क बिल्कुल दूंगा बेटा, होमवर्क मांग रहा है एक बच्चा, बिल्कुल होमवर्क दिया जाएगा, चिंता ना करो। अब मेरे साथ मिलकर इस पैसेज की, मेरे बच्चों, अब मेरे साथ मिलकर इस पैसेज की थीम को पढ़ो, ठीक है। अब मेरे साथ मिलकर इस पैसेज की थीम को पढ़ो बेटा, जब तक थीम नहीं पढ़ोगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ते हैं। द राइज इन द इरावदी, इरावदी डॉल्फिन, डॉल्फिन की एक प्रजाति है, ठीक है। आगे लिखा है ब्लैंक इन चिलिका, चिलिका लेक आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। चिलिका एक लेक आपने पढ़ा है। देखो बच्चों, एक बात मैं आपको बताऊं, आपकी क्लास में ना बहुत सारे बच्चे सच में इतने अच्छे हैं, हर शब्द का मीनिंग बताने का काम कर रहे हैं। डिस्टर्ब, डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब से बना है ये। मैं तो दिल खुश हो गया यार, मैं तो आप लोगों की मेहनत को देखकर दिल खुश हो गया यार, आई लाइक इट, ठीक है। चलिए फिर से पढ़ते हैं। द राइज इन द इरावादी डॉल्फिन ब्लैंक इन चिलिका कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है डिस्क्राइब, यानी कि वैसे इसका अगर हम कहें तो किसी को नाम दिया जा सकता है, किसी का गुण बताया जा सकता है, ठीक है जी। नाम बताया जा सकता है, किसी का गुण बताया जा सकता है, उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट करना, ठीक है। टू द एविक्शन ऑफ, सारे बच्चे इस एविक्शन का मीनिंग मुझे बताएंगे, बताओ भाई। खारे पानी की झील है सर ये, देखो मुझे नहीं पता, मैं गया नहीं हूं चिलिका लेक। हाँ, आप लोग जो जा चुके हैं भाई मुझे जरूर लेकर जाना, ठीक है। आप मुझे जरूर लेकर जाना। एविक्शन शब्द बना है एविक्ट से, एविक्शन शब्द बना है एविक्ट से। चलो
ये एविक्ट मैं आपको बताता हूं बेटे, साथ साथ लिखते चलना। एविक्ट का मतलब होता है एक्सपेल। एविक्ट का मतलब होता है बेटा एक्सपेल, ठीक है। इसका मतलब होता है टू फोर्स आउट, यानी कि किसी को बल के आधार पर निकाल देना, ठीक है। जय हिंद मेरे भाई। किसी को बल के आधार पर निकाल देना। एविक्शन ऑफ ब्लैंक फिश एनक्लोजर्स। एनक्लोजर हम किसे कहते हैं? एनक्लोजर हम कहते हैं जिसमें किसी को बांध दिया जाता है, ठीक है, जिसमें किसी को कैद किया जाता है, जिसमें किसी को रखा जाता है। शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश है भाई, बहुत अच्छे बेटे। जो मीनिंग बता रहे हैं वो बच्चे आज मेरे दिल के नजदीक आ गए हैं, मैं बता रहा हूं तुम्हें। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिलिका। हेक्टेयर जमीन की पैमाइश को बताने वाला एक शब्द है। आप लोगों ने गणित में पढ़ा है, किलोमीटर, मीटर, इस तरह से हेक्टेयर एक शब्द होता है। चिलिका लेक वर मेड ब्लैंक, आगे क्या लिखा, फ्री। इरावाडी डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है हिंडर्ड। हिंडर का मतलब क्या होता है? बाधा उत्पन्न, और अन लगाने की वजह से जिसमें बाधा नहीं होती है। ये इरावाडी डॉल्फिन पाई जाती है फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट, खुले में घूमती है, कोई दिक्कत नहीं। ड्यू टू ब्लैंक कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वर कंपैरेटिवली फीवर टूरिस्ट बोट्स, ठीक है। आप लोगों को ये चीज पता है, ग्रामर में पढ़ाया गया कि कंपैरेटिवली का कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ यूज किया गया है। ग्रामेटिकली ये गलत है, लेकिन फिर भी पैसेज पेपर ने दिया तो हम चैलेंज नहीं करेंगे। ग्रामेटिकली कंपैरेटिवली यहाँ सुपरफ्लोस है, ठीक है। ग्रामेटिकली यहां पर ये जो लिखा है कंपैरेटिवली सुपरफ्लोस है, पर कोई बात नहीं, ठीक है जी। लॉकडाउन होने की वजह से पिछले साल तुलना अगर हम करते हैं तो यहाँ कम टूरिस्ट बोट्स पहुंची हैं चिलिका लेक में, विच नीड इट, और उसी की वजह से ये क्या हो गई, ब्लैंक फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द लेक टू अनदर, ठीक है। अब मेरे बच्चों ये समझ में आ गया इस पूरे के पूरे पैसेज में क्या बताया गया है, चिलिका लेक के बारे में बताया गया है। और चिलिका लेक में एक प्यारी सी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, इसे हम लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलिए अब अपने आंसर्स बनाने हम शुरू करते हैं। अब हम अपने आंसर्स बनाने शुरू करते हैं, ठीक है बेटे। आंसर्स पे आ जाओ फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्या है, द राइज इन द इरावाडी डॉल्फिन ब्लैंक इन चिलिका कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एविक्शन ऑफ ब्लैंक फिश एनक्लोजर्स। जो फिश को रोकने के लिए, बांधने के लिए एनक्लोजर्स थे, उनको हटा दिया गया, इसलिए डॉल्फिन की क्या बढ़ गई, क्लैन इंसान की है, नेटिव इंसान की है, इनहेबिटेंट इंसान की है, तो क्या चीज बढ़ गई भाई, पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ गई। क्या बढ़ गई भाई, पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है ना जी। अब जब लोगों की वहां देखो, इसका अर्थ हमें यहां से पता चला, इस बात का अर्थ हमें यहां से पता चला कि लॉकडाउन की वजह से इंसान वहां नहीं जा पाए, इसकी वजह से डॉल्फिन्स का मूवमेंट ज्यादा हो गया, और उन्होंने क्या, जनसंख्या बढ़ा दी, है कि नहीं, जनसंख्या बढ़ा दी भाई, हाँ ना। अब एक बात सोचने की कोशिश करो, अगर हमारे मम्मी पापा को कोई काम नहीं होता, सोचो फिर तुम क्या होता भाई साहब, है। अब फिर तो हम दो हमारे सो, जब तक 200 ना हो लगे रहो। पहले का आंसर मिल गया बेटे, आगे पढ़ लो, नहीं बापू सुनेगा बहुत मारेगा। द राइज इन द इरावाडी डॉल्फिन पॉपुलेशन इन चिलिका कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ, किस चीज का एविक्शन हो गया है, अनवारंटेड, इलीगल, इलेजिटिमेट या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप कहोगे सर इलीगल कहो, ठीक है ना जी, जो गैर कानूनी रूप से वहां पर बनाए गए थे, उन सारे के सारे गैर कानूनी रूप से बनाए हुए फिश एनक्लोजर्स को हटा दिया गया। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिलिका लेक वर मेड, क्या बनाए गए, ट्रेसपास, बिल्कुल नहीं, ट्रेसपास इंसान करते हैं, कॉन्फिस्केशन जब्त किया नहीं है, इंटरवेंशन बाधा उत्पन्न नहीं सर, एनक्रोचमेंट कहेंगे। एनक्रोचमेंट क्या होता है मेरे बच्चों, ये है आप लोगों का मकान, ये है बाहर जा रहा रास्ता, आपने कहा भाई साहब मेरे मकान से भाई रास्ता दूर है, आपने ठाके ओके, आपने उठा के क्या किया भाई, आपने कर दिया भाई कमाल, और क्या कमाल कर दिया, आपने भाई पैड़ियां डाल दी बढ़िया बढ़िया सी, ठीक है ना, और आपने पैड़ियां डाल दी। कुछ लोग पैड़ियों की बजाय भाई स्लोप बना देते कि बेटे अपन निकलेंगे और सीधे कहां लैंड करेंगे, है जी, हम जाके सीधा लैंड करेंगे रोड पे, खतरनाक पड़े भाई साहब, इसे कहते हैं एनक्रोचमेंट। कहते हैं जी इतनी जगह खाली से सर घर को ही आगे बढ़ा ले, ऐसे है ना भाई, है ना, प्रियांशु को हटा देना सर, फर्जी बात करने वालों को तुरंत रॉकेट पे बिठा के छोड़ दो आसमान में, ठीक है भाई,
क्लियर है भाई? चलो भाई, इसे एनक्रोचमेंट कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं बेटा? एनक्रोचमेंट। तो क्या था? इलीगल जो एनक्रोचमेंट थी। आगे क्या लिखा है भाई? अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। वर मेड एनक्रोचमेंट फ्री इन इरावादी डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट। मूवमेंट आगे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ड्यू टू द कोविड-19। तो हम क्या कर रहे हैं? है भाई, हम क्या कर रहे हैं? हम इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि क्या हुआ? एडिशन। देखो ये तो हम पहले ही हटा चुके थे सर, ये दोनों एक ही हैं और एक साथ दो आंसर ठीक नहीं हो सकते, तो ये हटाओ, ये भी हटाओ, दोनों आंसर थोड़ी फिट कर सकते हैं। यहां कॉन्ट्राडिक्शन बताने का काम ऐसा है नहीं, हम इंफॉर्मेशन आगे जोड़ रहे हैं कि भाई इसके साथ साथ और सुनो, कोविड-19 की वजह से लास्ट ईयर देयर वर कंपैरेटिवली fewer tourist boats in the Chilika Lake which made it blank for dolphins to move from one part to। लो भाई बताओ जरा ध्यान से, कौन सा आंसर ठीक होगा? एनक्रोचमेंट समझ में नहीं आया? एनक्रोचमेंट होता है किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर गैर कानूनी तरीके से आप अपना अधिकार स्थापित कर लें। जैसे आपके गांव में बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी जमीन पर अपना मकान बनाना शुरू कर देते हैं। आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, तो आप उस सोसाइटी में जब रहते हैं तो सोसाइटी के अंदर क्या होता है? सोसाइटी के अंदर कुछ लोग पार्क की जमीन पर अपनी झुग्गी डाल लेते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, फाइन। तो कंड्यूसिव का मतलब मैंने बता दिया था, जिसमें हम एक्सपेल कर रहे हैं। हर्टफुल क्या हुआ? चोट नुकसान पहुंचाने वाला। डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारे होते हैं। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? डेट्रीमेंटल का मतलब होता है वही शब्द हार्मफुल। ठीक है ना जी, हार्मफुल जो डैमेज पहुंचाए। ठीक है जी, तो भाई इसका आंसर बनाने की कोशिश कर देंगे फटाफट से। बताओ क्या चीज? आप कहोगे सर हर्टफुल और डेट्रीमेंटल सेम है, इसको ठीक करोगे, ये भी ठीक, दोनों आंसर आ नहीं सकते, तो इसलिए उड़ा दो इन लोगों को भाई, है ना? ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है। कंपैरेटिवली फीवर टूरिस्ट बोट्स ऑन चिलिका लेक व्हिच मेड इट ब्लैंक फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम। भाई साहब डिस्टर्बिंग होता तो वो मूव कैसे करती? बिल्कुल नहीं, लोग आए नहीं, तो इसी वजह से क्या होगा? इसी वजह से उनको निष्कासित होने में बड़ा आसान रहा। ठीक है जी, क्या कहोगे? कंड्यूसिव। ठीक है जी, है ना? दिल्ली में बहुत झुग्गी है सर, ऐसा नहीं है भाई। आप कहां से हैं? ऐसा नहीं है बेटा, आप कहां से पहले ये बताओ। ठीक है, चलो बेटा अब 5 मिनट रह गई हैं, 5 मिनट हम आपसे बतिया लेते हैं। बेटे कंड्यूसिव का मीनिंग बता तो रखा ही रहा ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजेटिव, रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेल, जिसे निकाला जाता है। चलिए मेरे दोस्तों, देखो अब समय हमारा इजाजत दे रहा है, हम 1 घंटे का ही ये सेशन रखेंगे। ठीक है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग अधिक से अधिक समय दें, एक क्वेश्चन को समझने में अधिक से अधिक समय दें, और धीरे 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 जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे बेटे, तो वैसे ही हम अपना, ठीक है जी, फाइन, वैसे वैसे हम धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंप्रूव करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, हाँ है ना? ठीक है भाई, फाइन। ढासा स्टैंड मुझे नहीं पता बेटे कहां पर है। ठीक है, तो पहले आज के इस सेशन को ध्यान से समझने का काम करो, पहले इस सेशन को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ने का काम करना। ठीक है, फिर हम अगली क्लास में फिर आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को मैं दे देता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को दे देता हूं। ठीक है, होमवर्क क्या है? ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। एक होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 2। ठीक है ना जी, यानी कि मैं इसको क्लोज टेस्ट लिख रहा हूं, क्लोज टेस्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। 5 क्लोज टेस्ट है बेटा, ध्यान से देख लो। 5, 6 हो गए, चलो 6 हो गई, तो एक 6 होने का मतलब हो गया आपके लिए 6 बॉल हो गई। ठीक है, 6 बॉल हो गई, ओवर हो गया। ठीक है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को ये 6 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, और अगली क्लास में जब मैं आपके साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूं, मेरे बच्चों ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को जब डिस्कस करूं तो आपसे ही पूछूंगा इन सभी के सभी शब्दों का अर्थ आपको क्या समझ आया। ठीक है ना,
ये छोटा सा होमवर्क है। पीडीएफ आपके नोट्स वाले सेक्शन में आ जाएगी बेटा, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों के नोट्स वाले सेक्शन में मैं आज डलवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, अब आप थोड़ा सा मेहनत करो। एक ओवर दे दिया मैंने, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 हो गए हैं, ठीक है जी। ओके, मेरा सीडीएस का पेपर है। हाँ, मैं आपका पेपर मैं लेके आऊंगा बेटे, आप आराम करना घर पे, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छी आप लोगों के अंदर मोटिवेशन आ गई है, और हम हमेशा करियर विल पर मेहनत तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर मस्त करते हैं अपनी तैयारी, फिर मुलाकात करते हैं। अब मेहनत करनी है, ठीक है भाई। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।